नज़ीर, इजराइल की जानिब से यमन के ऊपर अटैक कर दिया गया है और आगे यमन से भी जवाबी हमलों की भरपूर तैयारी की जा रही है। और इसी दरमियान नज़ीर, ईरान की जानिब से एक और बॉम्ब शेल जो वो गिराया गया है। नज़ीर, ईरान इन तमाम दहाइयों के अंदर 40-45 साल हो गए, जिस तरह से वो इजराइल से लड़ा है, जिस तरह वो यूरोप से लड़ा है, अमेरिका से लड़ा है, और उसने सर्वाइव किया है। और सर्वाइव करने के बाद उसने अपनी कैपेबिलिटीज भी साथ साथ बढ़ाता रहा है और अपनी टर्म्स के ऊपर जिया है, अपनी टर्म्स के ऊपर वो खड़ा रहा है। उसने सरेंडर कबूल नहीं किया, अपनी डिग्निटी को बेचना जब वो कबूल नहीं किया। तो ये बड़ा ही आप समझ लें कि इस दौर का ये सबसे बड़ा फिनोमेना है कि एक कंट्री को वो ना झुका सके ना तबाह कर सके, और वो ईरान है। और इसलिए आप देखिए कि जो हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बातें करते हैं, उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का ईरान जो है वो एक सतून बन चुका है। रशिया और चाइना जो नया ऑर्डर लाना चाह रहे हैं वो ईरान के बगैर पॉसिबल नहीं है। ईरान के बगैर वो उस चीज को अचीव नहीं कर सकते जो वो अचीव करना चाह रहे हैं। इसलिए आप देखिए कि चाइना कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा है ईरान को, रशिया जो है वो कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा है ईरान को। तो ईरान जो है वो अभी जो उन्होंने इंटेलिजेंस ऑपरेशन किया है उसकी डायमेंशंस बहुत ज्यादा हैं और एक एक करके मजीद सामने आ रही है। इससे पहले उन्होंने अनाउंस किया कि हम हमला करेंगे इजराइल के ऊपर, उनकी न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाएंगे। और ये मिडिल ईस्ट के अंदर पहला बड़ा वाकया है, पहली बार किसी के पास ये वाली कैपेबिलिटीज आ गई हैं, क्योंकि उनके पास वो लोकेशन आ गई है कि कहां पर इनकी सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं जिनके बारे में कोई जानता ही नहीं। और जानता इसलिए नहीं कि वो अनडिक्लेयर्ड हैं कि पता नहीं उन्होंने कहां पर बना रखी हैं। तो इसलिए ईरान ने पहले तो कहा कि हम अटैक करेंगे। अब उन्होंने एक और बॉम्ब शेल गिराया, वो ये उन्होंने कहा है कि जो इंटरनेशनल इदारा है IAEA, उन्होंने कहा है कि ये तो इजराइल को इंफॉर्मेशन, ये तो इजराइल के लिए टूल बना हुआ है। उन्होंने कहा कि जो ये हमारे यहां इंस्पेक्शन करने आते हैं और हमारे साथ जो टॉक्स होती हैं जो कि हाईली कॉन्फिडेंशियल होती हैं, वो जाकर ये इजराइल को बता रहे हैं। ये कॉन्फिडेंशियल टॉक्स जो कि अपने आप में एक तरह से कह लें कि वायलेशन है या एक क्राइम कह लें या जो भी इसको कह लें, मतलब वो इदारे की फिर हैसियत ही कोई नहीं है। देखें, IAEA एक सो कॉल्ड एक इंटरनेशनल बॉडी है, इसलिए तो ईरान उसको इंस्पेक्शन करने का जो वो अलाउ करता है, वो किसी इजरायली बॉडी को तो अलाउ नहीं कर सकता। तो इसमें जो ईरान सबसे बड़ा काम कर रहा है कि वो तमाम प्रेशर टूल्स जिसके जरिए ईरान को प्रेशर करने की कोशिश की जाती है, या वो इंटरनेशनल इदारे जिनसे रिपोर्ट्स निकलवा कर ईरान के खिलाफ जवाब घड़ा जाता है, वो एक एक प्रेशर टूल को नकारा कर रहा है। IAEA को उसने यहां पर उल्टा इस इदारे को प्रेशराइज कर दिया। अब वो उसको सफाइयां देनी है कि नहीं हमारे इजराइल से कोई लेना देना नहीं है। और वेस्ट जो है वो देख रहा है कि अब हम क्या करें, मतलब अब क्या जवाब बनाएं। पहले तो उनको यह जवाब देना पड़ रहा है कि अगर इजराइल के पास न्यूक्लियर है, देखिए वो पहले तो ये जवाब बना रहे थे ना कि मिडिल ईस्ट में किसी के पास नहीं है, तो ईरान बनाकर माहौल खराब कर रहा है। तो ईरान खित्ते के अंदर जो वो न्यूक्लियर रेस लगा रहा है। तो अब उनसे जवाब मांगा जा रहा है कि ये इजराइल के पास अगर है तो फिर ईरान के पास तो पूरा राइट है बनाने का। अगर ईरान को रोकना है तो जाके, तो उल्टा वेस्टर्न जो है वो सोच रहे हैं अब क्या बयाने बनाए। और अगली बात सुन लीजिए, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज इस वक्त परेशान है। और वो क्यों परेशान है? वो इसलिए परेशान है कि ईरान के हाथ क्या लग गया है। अगर उसको यह पता चल गया है कि वेस्ट क्या सपोर्ट देता रहा है और IAEA का ताल्लुक उधर निकल आया है, तो मिडिल ईस्ट से भी तो इजराइल के साथ कोऑर्डिनेशन रहा है। इन्होंने असला भी खरीदा है, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी आपस में राब्ते में रहती हैं, और बाकी भी पता नहीं क्या क्या होता रहा है। और फिर खासकर जब मिडिल ईस्ट की इन रियासतों की जंग चल रही थी यमन के साथ, हुतीज के साथ, तो उस वक्त तो इजराइल और मोसाद बहुत मुतहरिक थी और यहां पर उसने बहुत हेल्प की है। तो अब यह परेशान है कि क्या ईरान के पास यह भी इंफॉर्मेशन आ गई है कि हमने इजराइल को क्या हेल्प दिया, इजराइल ने हमें क्या हेल्प दी, और क्या अंदर ही अंदर होता रहा। तो यह परेशान है कि अगर यह पिंडोरा बॉक्स जो है वो ईरान ने खोल दिया तो ये एक बहुत बड़ी डायमेंशन का ये ऑपरेशन सामने आया है जिसको वो स्टडी कर रहे हैं। यानी डॉक्यूमेंट्स इतने हैं, अब वो रोज कोई ना कोई बात सामने लेकर आ रहे हैं, क्योंकि वो स्टडी करते चले जा रहे हैं, नई नई चीजें उनके सामने आती चली जा रही हैं। तो अब ये एक नया बॉम्ब शेल जो है वो उन्होंने गिराया है और उन तमाम प्रेशर टूल्स को वो नकारा कर रहे हैं। इसी दरमियान एक और एक्सट्रीमली अनयूजुअल वाकया हुआ है, एक्सट्रीमली अनयूजुअल। नाज़रीन, साउथ कोरिया में इलेक्शंस हुए और साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट जो है वो सामने आए, और जो नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं उनके बारे में कहा गया कि वो प्रो चाइना है। और इसके ऊपर अमेरिका ने स्टेटमेंट भी जारी की थी और उन्होंने कहा था कि हमें तशवीश है कि यहां पर चाइनीज इन्फ्लुएंस ना बढ़ जाए। तो आज क्या हुआ है, कुछ ही देर पहले साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपनी पहली कॉल चाइना के प्रेसिडेंट को की है, ठीक है। और चाइना के प्रेसिडेंट के साथ क्या बातें हुई हैं, इंतहाई गैर मामूली बातें हुई हैं। और चाइना के प्रेसिडेंट ने इस कॉल में कहा है कि हम मिलकर जो अमेरिकी डोमिनेंस है उसका सामना करेंगे। और साथ जो है वो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने चाइना के प्रेसिडेंट को इनवाइट कर दिया है। और साथ चाइना ने कहा है कि जो नॉर्थ कोरिया के साथ फड्डा है, जो यहां पर हमारे इश्यूज है, हम हैं ना, हम मसला हल करवाएंगे, हम यहां पर स्टेबिलिटी चाहते हैं
और हम यहां पर मसाल ख्वाल करेंगे, ये जो बाहर से लोग आते हैं ये तो हमारे मसाल पैदा कर रहे हैं। तो ये तो मतलब बिल्कुल एक नई चीज हो गई ना कि देखिए साउथ कोरिया अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी है पैसिफिक के अंदर, दो ही सबसे बड़े उनके एलायज है, एक जापान और एक साउथ कोरिया। इन दोनों के बगैर उनकी पैसिफिक की जो पॉलिसी है वो पूरी हो ही नहीं सकती है। ये तो उनके दो सबसे बड़े पिलर हैं। तो साउथ कोरिया आज चाइना के सदर को कॉल कर रहा है और उसमें बातें क्या हो रही हैं कि अमेरिकी डोमिनेंस का सामना करना है तो दुनिया, और फिर चाइना के प्रेसिडेंट ने बड़ी उसमें अहम बात की। उन्होंने कहा कि वक्त की जरूरत है कि अब हम इसी तरह से अपने आप को रीअलाइन करें कि ठीक है माजी में आपके साथ दुश्मनियां रही, जो भी होता रहा, लेकिन अब वक्त का तकाजा यही है कि हम अपने मामला जब वो ठीक करें। तो इस पर भी अमेरिका में बड़ी तशवीश पाई जा रही है। ऑलरेडी इलेक्शन पर उनको तशवीश थी, अब ये देखिए ये तो खुलकर बात होगी ना भाई। चाइनीज एक तरफ चाइना है जिसको अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा दुश्मन डिक्लेयर किया हुआ है, और दूसरी तरफ साउथ कोरिया जो सबसे बड़ा इत्तेहादी है वो ये बात कर रहा है कि अमेरिकी डोमिनेंस और मिलकर सामना करेंगे, और जब उनको इन्वाइट कर दिया है तो अमेरिका में और तशवीश बढ़ी है। देखिए एक एक चीज उनके हाथ से निकल रही है, वो इधर फोकस उनका बस है कि नेतन्याहू को बम देते रहो, तो दुनिया उनके हाथ से निकल रही है। और देखिए दुनिया इसका बोझ नहीं उठा सकती, जेनोसाइड हो रही है, और वो देख रहे हैं कि यार इनके साथ हम आगे कैसे चलेंगे, ठीक है ना। तो उनको अपने फैसले करने हैं, और चाइना दुनिया को ऑफर कर रहा है, ट्रेड ऑफर कर रहा है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ग्रोथ ऑफर कर रहा है, जंगें ऑफर नहीं कर रहा है, पीस मेडिएशन ऑफर कर रहा है, सालसी ऑफर कर रहा है। और जो लॉस एंजल्स के अंदर हो रहा है जो कि बहुत रेयर है, बहुत रेयर है, खासकर लॉस एंजल्स के अंदर होना, मतलब दुनिया के 2-5 जो बड़े सिटीज हैं, और मतलब दुनिया के प्लेनेट अर्थ के ऊपर जो सिटीज माने जाते हैं कि 2-4-5 बड़े, तो उनमें से एक लॉस एंजल्स है। तो लॉस एंजल्स के अंदर ये मनाजर आना, तो अब अमेरिका के अंदर भी ये बात डिस्कस हो रही है, बाकी दुनिया का मीडिया, वेस्टर्न मीडिया भी, कि क्या अमेरिका डिस्टेबलाइज हो गया है। अब ये बात चल पड़ी है कि क्या अमेरिका जो है वो डिस्टेबलाइज हो गया है। अगर लॉस एंजल्स के अंदर ये हो रहा है, जो नेशनल गार्ड बुलाए हैं वो कुछ मसला हल नहीं कर पा रहे, वो तो वहां पर मजीद एस्केलेशन हो रही है, और ट्रम्प कह रहा है कि फौज बुलाओ। भाई फौज बुलाओ से मुराद क्या है? लॉस एंजल्स में फौज आएगी? यानी ये अमेरिका है जिसकी सिक्योरिटी लेयर अंदर लेयर है, और शहरों के अंदर फौज होगी। ये तो किसी भी मुल्क के अंदर अगर शहरों के अंदर फौज डिप्लॉय की जाए तो उससे अगली सतह का तो कोई संगीन बात नहीं होती। तो लॉस एंजल्स के अंदर फौज के लाने का मामला होना, ये तो इटसेल्फ सबसे बड़ी सेंसिटिव बात है। और नेशनल गार्ड भी एक तरह ही की फौज है, तो वो भी मसला हल नहीं कर पा रहे, और वो कह रहे हैं कि प्रॉपर जो ट्रूप्स हैं वो यहाँ पर डिप्लॉय किए जाएं, और वहाँ पर वो जो मुजाहिरीन हैं वो पुलिस के काबू नहीं आ रहे, बल्कि वो उनके साथ हाथापाई हो रही है। वो एक एक जो प्रोटेस्टर है वो 4-4 पुलिस वालों से नहीं संभाला जा रहा। वो वीडियोस आ रही हैं जनाब, एक एक वो प्रोटेस्टर है, 4-4 पुलिस वाले हैं, वो आकर उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो सबको मार मूर के तो जनाब वहां से भागा जा रहा है। ये मनाजिर लॉस एंजल्स है, और वहां पर डिस्कस हो रहा है कि क्या अमेरिका डिस्टेबलाइज हो गया। तो अंदरूनी क्योस है, ये क्राइसिस है, गवर्नर के साथ फड्डा चल रहा है, डोमेस्टिक इश्यूज हैं, और दुनिया में ये हो रहा है, दुनिया तेजी के साथ ऐसे तब्दील हो रही है। तो ये जो नई दुनिया बन रही है, यकीन मानिए इसमें बच्चों को मारने वालों के लिए कोई जगह नहीं होगी। तो ऐसी सूरत हाल में इनको अगर सबसे एक चीज गैर जरूरी है तो वो जो गजा में जेनोसाइड हो रही है, ये इनकी साख को बहुत ज्यादा तबाह कर रही है। तो अंदरूनी तौर पर भी अमेरिका में यह हालत है, और बैरूनी तौर पर यह हालत है जो साउथ कोरिया का मामला मैंने आपके सामने रखा है। और इसी तरह रोजाना कितने बड़े इवेंट्स हो रहे हैं। अगली बात सुनिए, जो हेडलाइन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, इससे आपको अंदाजा होगा कि दुनिया में इवेंट्स कितनी तेजी के साथ हो रहे हैं, और ये ऑर्डर अब जा रहा है। अब इस ऑर्डर को कोई नहीं रोक सकता, इसने ये गिर रहा है, तेजी के साथ गिर रहा है। और गजा और यूक्रेन की जंगों ने इसमें किरदार अदा किया है कि अगर ये ऑर्डर 50 साल बाद जाना था, 20 साल बाद जाना था, तो ये आज जा रहा है, और इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हम एक बिल्कुल नई दुनिया के अंदर दाखिल हो रहे हैं। जरा हेडलाइन सुन लीजिए। रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो लॉन्गेस्ट सर्विंग फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड हैं, तो वो क्या बात कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क से शिफ्ट होना चाहिए। न्यूयॉर्क से यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर शिफ्ट होना चाहिए, यानी कि वर्ल्ड ऑर्डर की तो अलामत ही गई ना भाई, यही अलामत है ना इस वर्ल्ड ऑर्डर की। तो न्यूयॉर्क से वो कह रहे हैं हमें कबूल नहीं है, यहां से शिफ्ट करें। रशियन फॉरेन मिनिस्टर बैक्स मूविंग यूएन हेडक्वार्टर टू रशिया, सूचीज। लेवरोव रिवाइव्स आइडिया ऑफ मूविंग यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर टू सूची। द सजेशन वाज ओरिजिनली मेड बाय सोवियत लीडर जोसेफ स्टालिन। जो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर सोवियत यूनियन के हुक्मरान थे जोसेफ स्टालिन, ये पहला प्रपोजल उनकी जानिब से आया था कि यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है वो सूची में होना चाहिए। अब सूची क्या है? सूची रशिया का एक बड़ा खूबसूरत सा सिटी है, और ये ब्लैक सी के किनारे है, और ये बीचेस के हवाले से बहुत फेमस है, ठीक है ना। और मैप के ऊपर देखें, एक तरफ जॉर्जिया भी यहां से करीब ही है, और ब्लैक सी के किनारे ये बड़ा खूबसूरत, बीचेस के हवाले से बड़ा ये फेमस है। तो वो यहां पर कह रहे हैं। इसमें एक और अहमियत आप देखिए, सूची के साथ ही करीमिया है,
और ये क्रीमिया जो इस वक्त रशिया के पास ही है, उस वक्त तो सोवियत यूनियन का बाकायदा हिस्सा था। तो जो याल्टा कॉन्फ्रेंस हुई थी वो क्रीमिया के अंदर हुई थी, जो जहां पर जोसेफ स्टालिन, अमेरिका के प्रेसिडेंट रोजवेल्ट और बर्तानिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे चर्चिल, वो तीन यहां पर जमा हुए थे, जिन्होंने यूनाइटेड नेशन बनाया और ये वर्ल्ड ऑर्डर बनाया जिसमें इस वक्त दुनिया है। और ये दुनिया जो भी सिक्योरिटी अलायंसेज हैं, इकोनॉमी और सारा स्ट्रक्चर, इन तीन बंदों ने बैठकर कहां पर तय किया था? सोवियत यूनियन के इलाके क्रीमिया के अंदर, जिसके साथ सूची है। तो जोसेफ स्टालिन ने कहा था कि यहां सूची के अंदर हम यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर यहां पर होना चाहिए, लेकिन अमेरिका ने कहा कि नहीं, या बर्तानिया ने, दोनों ने मिलकर कहा कि ये न्यूयॉर्क के अंदर होगा, तो न्यूयॉर्क के अंदर बन गया। और रशिया कह रहा है कि नहीं, अब वहां से शिफ्ट होने का टाइम आ गया है। मतलब वो देखिए, दुनिया ने जैसे तैसे भी आप कहें अमेरिकी लीडरशिप को माना है, मान लिया है कि भाई ठीक है, अब अमेरिकी लीडरशिप को दुनिया ने मान लिया है कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के सिंबल, उनके इंस्टीट्यूशंस, आप वर्ल्ड बैंक देखें, IMF देखें, मतलब जो वर्ल्ड ऑर्डर के सिंबल इंस्टीट्यूशंस हैं वो अमेरिका के अंदर हैं। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, अब वहां से शिफ्ट होंगे। तो ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया जो है वो किस हद तक जा चुकी है। दुनिया के अंदर अब मामलात की सतह के ऊपर चले गए हैं, और जो नई दुनिया है उसमें बच्चों के मारने वालों की कोई जगह नहीं है, ठीक है ना। जो इस वक्त गजा में ये जो सारा कुछ कर रहे हैं, इनकी नई दुनिया के अंदर कोई जगह नहीं है। अगली बात यह है कि पहली बार इजरायली नेवी ने यमन के ऊपर अटैक कर दिया, यानी इससे पहले एयरफोर्स अटैक करती है, पहली बार जो इजरायली नेवी है उसने यमन के ऊपर अटैक किया। एक तो इन्होंने जो फ्रीडम फ्लोटिला को पकड़ा है, उसका भी बहरहाल दुनिया से रिएक्शन किसी न किसी हद तक आ रहा है, लेकिन उसका मजीद रिएक्शन आना है। एक तो इनकी नेवी ने यह काम किया है, बदमाशी वहां पर दिखाई, और अब इनकी नेवी ने यमन के ऊपर अटैक किया और उनकी बंदरगाहों को निशाना बनाया। न्यू इजरायली एग्रेशन टारगेट्स हुदैदा पोर्ट इन वेस्टर्न यमन। Israeli Navy attacks Yemen in first. Israeli Navy attacked Yemeni ports for the first time, describing the strikes in Yemen as distinct from previous operation. ये बाकी ऑपरेशन से मुख्तलिफ है, और जब से गजा की जारियत शुरू हुई है और तब से लेकर आज तक ये 10वां हमला है जो इसराइल ने यमन के ऊपर किया है। और इसमें मिसाइल बोर्ड्स जो हैं इसराइल की, उन्होंने लॉन्च किए हैं स्ट्राइक्स, और वही रिवायती जो धमकियां ये अपनी बदमाशी दिखाते हैं। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर थ्रेटन्स यमन विद नेवल एरियल ब्लॉकेड, और इफ दे कंटिन्यू टू शूट एट इजराइल दे विल फेस अ पावरफुल रिस्पॉन्स एंड बी अंडर अ नेवल एंड एरियल ब्लॉकेड। ये इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने धमकी लगाई है, जो वो लगाते रहता है, यानी इजराइल जो है वो बदमाशी अपनी दिखाता रहता है। तो मतलब क्या, यमन रुक जाएगा? ठीक है, अगले चंद घंटों के अंदर तो और बड़े मिसाइल मुतवक्के हैं कि यमन से वो फायर होने वाले हैं, और एक बार फिर मिलियंस ऑफ इजरायली जो है वो शेल्टर में भागेंगे, और फिर बेन गुरियन एयरपोर्ट और तल अवीव ये सारा निशाना बनने वाले हैं। और राउंड द क्लॉक अटैक का यमन अनाउंस कर चुका है 3-4 दिन कबल, उसका इंतजार हो रहा है कि वो फुल ब्लॉकेट कब अनाउंस करते हैं, उसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो अब इन्होंने हमला कर दिया, तो यमन के हमले और तेज होने वाले हैं, और साथ इन्होंने लेबनान के अंदर भी स्ट्राइक की है। इजरायली स्ट्राइक किल्स 2 लेबनीज इंक्लूडिंग 1 सोल्जर इन सदर्न लेबनान। तो लेबनीज गवर्नमेंट की बुजदली की वजह से और इल्यूजन्स की वजह से और एक रॉन्ग पॉलिसी की वजह से ये इजरायली स्ट्राइक जब वहां पर जा रही है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो इन स्ट्राइक से इजराइल को हासिल कुछ नहीं हो रहा है, यानी कोई इनको स्ट्रैटेजिक विक्ट्री हासिल हो रही है या कोई अल्टीमेट इनको जब वो एब्सोल्यूट अचीवमेंट मिलने जा रही है, वो कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक एग्रेशन है, और वो एग्रेशन इस वजह से जारी है कि मिडिल ईस्ट की जो गवर्नमेंट्स हैं वो किस खौफ के अंदर हैं, ठीक है, और साथ वो इस इल्यूजन पॉलिसी का शिकार हैं कि हमने इजराइल ही के साथ चलना है। ये इल्यूजन है जिसकी वजह से इजराइल को ये एग्रेशन वो करता चला जा रहा है, वरना इसके अलावा दूसरी चीज कोई नहीं है। और ये कर नहीं सकता था अगर ये थोड़ा सा भी स्टांस ले लेते तो इजराइल की जरूरत नहीं थी। अगली बात यह है कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर है, जो 2006 से 2009 तक इजराइल का प्राइम मिनिस्टर रहा है, और जो हिजबुल्लाह के साथ जंग हुई थी 2006 में, उस वक्त ये वजीर आजम था, इसके ऑर्डर के ऊपर जंग हुई थी 34 दिन, और यही वो बंदा है जिसने ये भांप लिया था कि हिजबुल्लाह से हम जीत नहीं सकते, और 34वें दिन जो है वो फौज वापस बुला ली थी, ठीक है, और बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई थी, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि इसने समझदारी का मुजाहरा किया कि फौज वापस बुला ली। अगर ये जंग जारी रखता तो शायद उस वक्त इजराइल को जो नुकसान पहुंचता जंग को ड्रैग करके। तो इसने आज क्या बात की है, इसने ट्रंप को कहा कि जंग रुकवाए, फिल फॉर जंग रुकवाए, इनफ इज इनफ। एक्स इजरायली प्राइम मिनिस्टर अर्ज ट्रंप टू हाल्ट गाजा वॉर, कॉज द ऑनगोइंग वॉर ऑन गाजा क्राइम। इसने कहा कि गाजा के अंदर जो जंग जारी है ये जंग नहीं है, ये क्राइम है। क्रिटिसाइजिंग नेतन्याहू's लीडरशिप एंड अर्जिंग ट्रंप टू डिमांड एन एंड टू द स्ट्रगल। ये कौन बंदा बात कर रहा है जिसने 2006 में हिजबुल्लाह के साथ जंग की हुई है, यानी हाई प्रोफाइल प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर, और बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर आए हैं, लेकिन वो बंदा जिसने जंग की हुई है, तो और इन्फ्लुएंशियल आदमी ट्रंप को कह रहा है कि जंग रुकवाए, और इसने गजा में उसको क्राइम डिक्लेयर किया। और इसने कहा कि ट्रंप जो है वो अपनी लेवरेज इस्तेमाल करे
नेतन्याहू को प्रेशराइज करने में। और यूनाइटेड स्टेट इज द ओनली गवर्नमेंट कि जो इजरायली गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सकती है। देन एनी अदर पावर ट्रंप कुड प्ले अ डिसाइसिव रोल इन एंडिंग द वॉर, क्योंकि किसी के पास वो लेवरेज नहीं है। अगर जंग रुकवानी है तो अल्टीमेटली अमेरिका ही ने रुकवानी है, तो ट्रंप जो है वो डिसाइसिव रोल अदा कर सकता है। और अब ट्रंप को चाहिए इनफ इज इनफ और ये जंग रुकवाए। नेतन्याहू प्रायोरिटाइजिंग पॉलिटिकल सर्वाइवल, नेतन्याहू जो है वो हमें किसी स्ट्रेटेजिक बढ़तरी और फतह उसकी तरफ नहीं लेकर जा रहा, ये अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए इसको चला रहा है। नेतन्याहू आर फेलिंग कंप्लीटली एज अ लीडर, मुकम्मल तौर पर ये फेल हो चुका है। और उसने कहा कि इनिशियली जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है यानी वेस्टर्न वर्ल्ड और बाकी, उन्होंने कहा हमारे सेल्फ डिफेंस को माना, बट ग्लोबल सेंटिमेंट शिफ्टेड आफ्टर नेतन्याहू रिजेक्टेड सीज फायर अपॉर्चुनिटीज इन मार्च एंड एस्केलेटेड द एग्रेशन इंस्टेड। ये मार्च से जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसकी ये जो स्टांस है उसमें तब्दीली आई है। सीज फायर जो होने वाला था और मतलब बिल्कुल करीब मामला पहुंच गया था और हमास मान गई थी सारी चीजें, यानी वो तो हमेशा से माने हुए थे लेकिन नए प्रपोजल के ऊपर भी वो मान गए थे, लेकिन इसने उसको रिजेक्ट किया और दोबारा से एग्रेशन जो है वो बढ़ा दिया। तो उसके बाद से कहता है कि वो सारा स्टांस जो है वो बदल रहा है और वो कह रहा है कि फिल फॉर जंग रुकनी चाहिए। बहरहाल अब अगली बात यह है कि ईरान ने कहा कि हमारे हाथ जो है वो खजाना लग गया है और वाकईतन ये खजाना साबित हो रहा है। नाज़रीन, ईरान जो इस वक्त कर रहा है इसको कहते हैं कि उनके हथियारों से उन्हीं को निशाना बनाना। इस वक्त ईरान बड़ी विजडम के साथ ये मामला कर रहा है। अच्छा, अब जो तरीका वो इस्तेमाल करते थे ईरान को यानी सबड्यू करने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए, ईरान उन तमाम टूल्स को नकारा कर रहा है और ईरान का एक प्रॉपर अपर हैंड जब यहां पर हासिल हो गया, उसने मिडिल ईस्ट के प्रेशर को भी जब वो काउंटर किया है, इजरायली तमाम साजिशों को काउंटर किया है, इंटरनेशनल इदारे जिनको इस्तेमाल किया जाता था अब उसने उसका भी बंदोबस्त कर लिया है और वेस्टर्न वर्ल्ड अब वो देख रही है कि अब क्या करें। ईरान ने कहा है कि ये जो IAEA है जो कि एक इंटरनेशनल न्यूट्रल इदारा है, ठीक है ना, देखें इसलिए तो ईरान इसको इंस्पेक्शन अलाउ करता है। अगर ये कोई इजरायली इदारा होता तो वो अलाउ करते। ईरान ये कहता रहता है कि ये पॉलिटिसाइज है, इसमें वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो अपनी मर्जी के से रिपोर्ट्स लेना चाह रही है, फैसले लेना चाह रही है, इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, ये बातें होती रहती है, लेकिन उस बात उनकी नहीं कोई सुनता। तो अब उन्होंने सबूत पेश कर दिए हैं कि ये जो इदारा है, अभी देखें ना कि पिछले दिनों इसने रिपोर्ट जारी की कि ईरान का प्रोग्राम जो वो पीसफुली नहीं है, ईरान जो है वो न्यूक्लियर बम बना रहा है, ये इसी इदारे की रिपोर्ट थी जिसके ऊपर जनाब नेतन्याहू ने कहा कि अभी हमला होना चाहिए। ठीक है, तो ईरान ने कहा है कि ये जो इदारा है जिसके तहत हमें बताया जाता है कि तुम ये तो है ही इजराइल की कठपुतली, इसकी तो अपनी को क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो इसकी रिपोर्ट से हमें क्या जवाब बनाते हो? ये तो कोई क्रेडिबल इदारा है ही नहीं, ये तो इजराइल की कठपुतली है, ये कोई न्यूट्रल इदारा है ही नहीं। और हम जो इसके साथ बातचीत टॉक्स होती रही हैं, वो जो कॉन्फिडेंशियल होती थी, ये इजराइल के साथ जाकर बताता रहा है और वो डॉक्यूमेंट जो वहां पर वो हम ले आए हैं कि इनका आपस में क्या कोऑर्डिनेशन था। IAEA leaked to Israel confidential communications with Iran, revealed full coordination between the International Atomic Energy Agency and Israel। मुकम्मल जो इनका कोऑर्डिनेशन हुआ है उसके सबूत हमारे पास आ गए। The documents reveal that official and secret messages addressed from Iran to the agency were channeled to Israel espionage एजेंसीज। हमने जो सीक्रेट मैसेजेस IAEA को किए और कॉन्फिडेंशियल हमारी टॉक्स हुई, इन्होंने आगे जाकर इजराइल को ये बताया। डॉक्यूमेंट्स क्लियरली शो दैट इंस्टेड ऑफ प्लेइंग अ न्यूट्रल रोल, ये इदारा जो जिसको न्यूट्रल होना चाहिए था, हैज बिकम एन इंस्ट्रूमेंट, एक कठपुतली बन चुका है, सर्विंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ज़ायनिस्ट रेजिम। ये जनाब उन्होंने एक और बम जो है वो फोड़ दिया और उसके नतीजे में ये इदारा अब ये इदारा प्रेशराइज हो गया है, अब इसको सफाई देनी है। और इसके जो सरबराह है उसने कल मान लिया था कि डॉक्यूमेंट्स वाकईतन ले गया है ईरान, ठीक है ना, ये मेजर इन्फिल्ट्रेशन हुई है, ये इसने मान लिया। तो अब इसको जवाब देना है, यानी वो इदारा जिसको एज अ टूल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जा रहा था प्रेशराइज करने के लिए, वो खुद प्रेशराइज हो गया, अब उसको सफाई देनी है। और वेस्टर्न वर्ल्ड जो भी कर रही थी इसको आगे करके कह रही थी। अभी कल उन्होंने एक रेजोल्यूशन लेकर आए इसी इदारे में कि ईरान जो है वो पीसफुल नहीं है, ईरान जो है वो कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहा, कोऑपरेट नहीं कर रहा और उसका प्रोग्राम जो है वो वेपन बनाने के लिए, मतलब इस तरह के रेजोल्यूशन लेकर आए। तो वो इदारा खुद ईरान ने उसको फारिग कर दिया और मिडिल ईस्ट में जो तशवीश है वो मैंने आपको बता दिया कि अब वो कह रहे हैं कि हमारे बारे में कोई पंडोरा बॉक्स जब ना खुल जाए कि हम इजराइल के साथ क्या सपोर्ट करते रहें या इजराइल हमारी क्या सपोर्ट करता रहा है। तो ईरान जो है वो बड़ी विजडम के साथ आगे बढ़ रहा है, ठीक है, और इजराइल को हर महाज के ऊपर फिलहाल वो शिकस्त दे रहा है। आखिरी बात यह है कि जो साउथ कोरिया और चाइना के प्रेसिडेंट की बात हुई है, ये आलमी खबर है इस वक्त और ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है कि दुनिया किस डायरेक्शन में बढ़ रही है। अब दुनिया की जरूरतें क्या हैं, दुनिया के नेशनल इंटरेस्ट दोबारा से तरतीब पा रहे हैं। एक सिस्टम था कि साउथ कोरिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, इनका लीडर जो है वो अमेरिका है, इन सब के मफादात एक हैं, ईरान विलन है, फलाना विलन है, बस इनके खिलाफ काम करना है, अफ्रीका को कॉलोनाइज करके रखना है, बाकी गवर्नमेंट्स को सबड्यू करके रखना है, जो बोलेगा सैंक्शन लगा दो,
जो नहीं मानेगा और जो ज्यादा जिद्दी हो उसके ऊपर जंग छेड़ दो, जैसे लिबिया में हुआ, इराक में हुआ। ये सिस्टम है दुनिया में चल रहा है। अब सबके इंटरेस्ट बदल रहे हैं, किसी को जंगों में मफाद नहीं नजर आ रहा, ठीक है, किसी को इजराइल के सपोर्ट में कोई फायदा नजर नहीं आ रहा, ठीक है, किसी को नॉर्थ कोरिया और चाइना से लड़ने में फायदा नजर नहीं आ रहा। तो ये इंटरेस्ट है वो बदल रहा है, और यही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। इसी को तो आप कहते हैं कि जब इत्तेहाद बदल रहा है, सिक्योरिटी अलायंसेस बदल रहे हैं, तो यही नया अलायंस है, यही नई दुनिया है। प्रेसिडेंट शी ली जियांग म्योंग कॉल फॉर डीपर चाइना साउथ कोरिया कोऑपरेशन। सबसे बड़ा अमेरिका का इत्तेहादी चीन के सदर से बात कर रहा है, जो सबसे बड़ा डिक्लेयर्ड दुश्मन है, जिसके खिलाफ इन मुल्कों को इस्तेमाल करना है। और भाई साउथ कोरिया और जापान और फिलिपाइन को चीन ही के तो खिलाफ इस्तेमाल करना है। तो वो तो कह रहे हैं कि डीपर कोऑपरेशन, और सुनते जाइए, उन्होंने कहा कि रीजनल स्टेबिलिटी हम लेकर आएंगे। और अमेरिका की यही मुदाखलत होती है हर रीजन में कि वो किसी का फड्डा करवा के तो फिर वहां पर सिक्योरिटी के नाम पे रहता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि रीजनल जो सिक्योरिटी है ये हम इसको यकीनी बनाएंगे। ईरान भी बार बार क्या बात कर रहा है कि रीजनल स्टेबिलिटी सिक्योरिटी या हम इसको तय करेंगे ना, हम इसको यकीनी बनाएंगे, अमेरिका की जरूरत नहीं है। एंड चाइनाज रोल, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इन स्टेबलाइजिंग द कोरियन पेनिनसुला। नॉर्थ कोरिया और जो साउथ कोरिया का मसला है, इसमें अमेरिका का क्या किरदार है? अमेरिका कहता है कि भाई साउथ कोरिया को बड़ा थ्रेट है नॉर्थ कोरिया से, तो हमारी फौज वहां पर है, हम वहां पर जो है वो प्रेजेंस रखे हुए हैं, और नॉर्थ कोरिया से बड़ा थ्रेट है, इसलिए पैसे भी पे करो और हमारा सलाह भी खरीदो। मतलब ये वहां पर जारी है मामला। तो वो कह रहे हैं कि ये जो कोरियन पेनिनसुला है, इसकी स्टेबिलिटी हम अब उसमें किरदार अदा करेंगे। भाई लड़ने की क्या जरूरत है, नॉर्थ कोरिया के साथ भी है तो हमारे बेहतरीन ताल्लुकात है, तो इसकी स्टेबिलिटी हमारी जिम्मेदारी है, हम किरदार अदा करेंगे। शिफ्टिंग डिप्लोमेटिक अलाइनमेंट इन ईस्ट एशिया, अलाइनमेंट शिफ्ट हो रही है। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है कि कौन किसके साथ था अब बदल रहा है। शिफ्टिंग द अलाइनमेंट, सारी चीजें बदल रही हैं, इत्तेहाद, दुश्मनियां, ये तब्दील हो रहा है। टू डीपन द स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एंड ज्वाइंटली सेफगार्ड ग्लोबल ट्रेड ड्यूरिंग देयर फर्स्ट ऑफिशियल फोन कॉल। ग्लोबल ट्रेड को हम मिलकर संभालेंगे, यानी चाइना बाकी सारे रीजनल पार्टनर्स के साथ मिलकर ग्लोबल ट्रेड को हम संभालेंगे। अब ये ग्लोबल ट्रेड का मसला किसने पैदा किया हुआ? अमेरिका से। तो जब भी यहां पर ट्रेड की बात चाइना करेगा, वो अमेरिका ही के खिलाफ बात हो रही है। सिग्निफिकेंट अर्ली स्टेप इन शेपिंग द फॉरेन पॉलिसी डायरेक्शन ऑफ लीज न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। पहली पहल कॉल चाइना के सदर को करना, इसका क्या मतलब है कि अभी तो उन्होंने फॉरेन पॉलिसी बनानी है, कैबिनेट फॉरेन पॉलिसी, तो चाइना को वो कॉल कर रहे हैं। इसके बाद चाइना को वो अपनी फॉरेन पॉलिसी में दुश्मन तो डिक्लेयर नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है ना। मतलब आप उस मुल्क को कॉल कर रहे हैं, तो अभी तो फॉरेन पॉलिसी बननी है, नई जो गवर्नमेंट आई उसने बनानी है, तो अब जिसको कॉल कर रहे हैं उसको, इसका मतलब दुश्मन नहीं समझते तो कॉल कर रहे हैं ना। वरना ये हो सकता था वो फिलिपाइन को कॉल करते, जापान को कॉल करते और कहते कि अब चाइना हमारे लिए बड़ा थ्रेट है और हम मिलकर सामना करेंगे, ये होनी चाहिए थी कॉल। और वो तो चीन के सदर को कॉल कर रहे हैं, और स्टेबिलिटी और मिलकर बढ़ना और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, ये बात हो रही है। स्ट्रेंथनिंग व्हाट ही डिस्क्राइब एज द स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप between the two countries, deepening China South Korea relation, align with the trend of the time। ये जो मैंने आपसे बात की, ये चाइना के सदर ने कहा, align with the trend of the time। वक्त की जरूरत है, देखिए वक्त बदल रहा है, और अब वक्त की जरूरत यही है कि अब हमें माजी को भुलाकर अब यहां पर हमने अलाइन होना है, एक दूसरे के खिलाफ नहीं, अलाइन होना है। ट्रेंड ऑफ द टाइम, अब हवा इसी रुख चल रही है और इसी रुख चलने में भलाई है। ये चाइना के सदर ने साउथ कोरिया को कहा और उन्होंने इसको एग्री किया। Growing uncertainty across the Asia Pacific, driven in part by Washington protectionist stance। ये सबसे बड़ा इत्तेहादी और सबसे बड़ा दुश्मन के दरमियान बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि ये जो यहां पर एशिया पैसिफिक के अंदर माहौल खराब होता है या हुआ है, टेंशन्स बढ़ रही हैं, इसकी वजह क्या है? अमेरिका है। ये उनकी कॉल की रिपोर्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं। इस कॉल में क्या बात हो रही है? एशिया पैसिफिक में खराबी की वजह कौन है? अमेरिका। चाइनाज इंटेंट टू रैली रीजनल पार्टनर्स, चाइना का इरादा क्या है कि वो रीजनल पार्टनर्स को साथ मिलाकर अराउंड एन अल्टरनेटिव टू यूएस डोमिनेटेड फ्रेमवर्क। चाइना का इरादा यह है कि वो रीजनल पार्टनर्स को साथ मिलाकर जो अमेरिकी डोमिनेटेड वर्ल्ड है उसका अल्टरनेटिव दुनिया में लेकर आएगा, मुतबादल निजाम दुनिया के अंदर लेकर आएगा। चाइना अपने तमाम जो इत्तेहादी हैं उनको रीजनल पार्टनर्स, और यह दावत साउथ कोरिया को दी जा रही है। ली इनवाइट्स शी टू अटेंड एपेक। Lee also extended a formal invitation to President Xi to attend the Asia Pacific Economic Cooperation। वही एशिया पैसिफिक जिसमें अमेरिका खराबी पैदा कर रहा है, और ये नवंबर के अंदर होनी चाह रही है। और पीस एंड स्टेबिलिटी ऑन द कोरियन पेनिनसुला, ये हम चाइना ने कहा कि हम चाइना टू प्ले अ कंस्ट्रक्टिव रोल। ये जो देखें, मैंने आपको बताया ना कि अमेरिका का मॉडल क्या है, वही मॉडल जो अभी ट्रंप ने यहां पर लागू करने की कोशिश की कि गल्फ है, इनको खतरा है किससे? ईरान से। और खतरा भी अमेरिका बताएगा कि खतरा किससे है, और फिर सिक्योरिटी भी अमेरिका ही देगा। तो वहां भी यही मॉडल है,
साउथ कोरिया है, उसको खतरा है किससे? नॉर्थ कोरिया, चाइना से, और ठीक है, तो सिक्योरिटी भी अमेरिका देगा। तो वो कह रहे थे भाई आपका जो मसला हम है ना, हम हल करवाएंगे ना भाई, बाहर से लाने किसी को क्या जरूरत है? आप इतना असला जमा कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, बिला वजह की दुश्मनी है, तो हम हल करेंगे। तो ये अमेरिका का पूरी दुनिया में मॉडल यही है, जो झुकता नहीं है वो खतरा है, और बाकियों को कहा कि भाई हमसे असला खरीदो और हम यहां पर, हमारी फौज है आपकी प्रोटेक्शन करेगी। तो इधर ईरान ने कहा कि ये मॉडल नहीं चलने देंगे, और चाइना वहां पर एज अ होल इस मॉडल को आगे बढ़ा रहा है, सबके साथ ये कह रहा है कि जो भी आपके मसले हैं हम हल करवाएंगे, और यूएस डोमिनेटेड वर्ल्ड कबूल नहीं। और रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर वो कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन हमें कबूल ही नहीं न्यूयॉर्क के अंदर, वो तो यहां पर होना चाहिए। अच्छा चलो यहां पर ना हो, लेकिन न्यूयॉर्क में नहीं होना चाहिए, किसी और जगह पर शिफ्ट कर लें भाई, कोई और, अगर रशिया में नहीं कबूल तो किसी और जगह पर कर लें। लेकिन उन्होंने ये बात आगे चला दी है कि भाई वहां हमें कबूल नहीं है, अब वहां से शिफ्ट करें। अच्छी बात यह है कि यहाँ खूबसूरत तरीन शहर सूची यहां पर ले आए, नहीं लेकर आना चाहते तो जैसे कोई और न्यूट्रल सिटी, ठीक है, मतलब जिसको सब मुतफिक हो जाए, वहां पर ले आए। तो यहां पर अमेरिका का फोकस क्या है? नेतन्याहू और बच्चों के ऊपर बमबारी और खाना रोक कर ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाएंगे, बच्चों का खाना रोक कर ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाएंगे और दुनिया इनके पीछे चलेगी। ऐसे हो सकता है। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया, आपने राय जरूर करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।